चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कल मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अच्छा उसमें एक काम कर लो पहले बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या था? अगर इसका रेडियस आर है और ये वाला डिस्टेंस अगर एक्स है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी बी एट ओ इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 into x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये सबको याद ही होना चाहिए। ये फॉर्मूला कल हमने करा करा था बच्चों, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्लॉक रूल होता है। कौन सा रूल होता है? क्लॉक रूल। जैसे आपने कल पता लगाया था कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी या तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये तो मैग्नीट्यूड आया है ना, ये जो आया है क्या है? तो मैग्नीट्यूड आया है, ये तो मैग्नीट्यूड आया है। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन या तो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ। तो उसको डिसाइड करने के लिए बच्चों क्लॉक रूल हम लोग लगाते हैं। क्लॉक रूल, क्लॉक रूल कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी बताते रहे। जैसे देखो, अगर कॉयल है एक और उसमें करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, ये कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज। कॉयल में करंट अगर क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो बच्चों, अगर आप अभी अपना जो बायट सेवर्ट लॉ का यूज करो और इसका डायरेक्शन बताओ डीएल क्रॉस आर करके, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो डीएल के ऊपर हाथ रखो, जैसे मान लो ये डीएल ले लो और आर की तरफ घुमाओ तो पॉइंट अब की बार अंदर है ना। तो डीएल क्रॉस आर, अंगूठा किधर जाएगा? अंदर। यहां भी चेक कर लो, डीएल इस तरफ है और अंदर की तरफ पॉइंट है, तो डीएल क्रॉस आर किधर आएगा? अंदर। यहां भी चेक कर लो, यहां भी चेक कर लो, तो डीएल क्रॉस आर किधर आएगा? अंदर। यहां भी चेक कर लो, डीएल क्रॉस आर किधर आएगा? अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों यहां से आपको ये पता चला कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ। और बाहर किधर की तरफ होगी? इस पॉइंट पे चेक करना जरा। इसके वजह से, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? पक्का चेक कर लिया ना? कैसे? ये डीएल ले लो, इसकी वजह से यहां पे चेक करो, किधर आएगा? बाहर। अरे डीएल अब की बार ऊपर जा रहा है ना रोशन, करंट ऊपर जा रहा है ना, तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा? बाहर। यहां पे चेक करो, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर बाहर, अगर बाहर। तो यहां पे करंट कैसे जा रहा है? बाहर की तरफ। तो यानी मैं ये बात लिख सकता हूं कि यहां अंदर में करंट क्रॉस है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है लेकिन बाहर में मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। डॉट मतलब समझ रहे हो ना? डॉट और क्रॉस में अंतर मैं पहले बता चुका हूं, डॉट है, ठीक है ना। ऐसा सिनारियो है। तो बच्चों देखो, इसको कहते हैं ऐसा हम लोग कि ये किसकी तरह काम कर रहा है? साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? साउथ पोल की तरह। और साउथ पोल खुद बताता है कि ऐसे घूमे, ऐसे अगर करंट जाए तो क्या होगा? साउथ पोल बनेगा। ऐसे करंट जाए तो क्या बनेगा? साउथ पोल। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? साउथ पोल की। ये साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? साउथ पोल की तरह, ठीक। इसी का उल्टा का डायग्राम देखो बच्चों, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज यानी करंट ऐसे फ्लो करे, तो चेक करके देख लो, अंदर वाले पॉइंट पे डीएल क्रॉस आर करंट किधर आएगा? बाहर की तरफ। फिर चेक करो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, फिर यहां चेक करो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, फिर यहां चेक करो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ। तो अंदर वाले सारे पॉइंट में करंट क्या आएगा? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? बाहर की तरफ। और बाहर वाले में क्या आएगा? चेक करो, बाहर वाले में डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बीच से बाहर निकलता है, बीच से बाहर निकलता है, ठीक है ना। और किनारे किनारे से अंदर जाता है। समझ रहे हो? तो बच्चों बीच से मैग्नेटिक फील्ड बाहर किसके निकलता है? नॉर्थ पोल से।
ये किसकी तरह काम कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरफ। किसकी तरह काम कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरफ। ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसी को हम लोग क्लॉक रूल बोलते हैं कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो ये साउथ पोल है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज में साउथ। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और साउथ पोल में फील्ड लाइंस अंदर जाएगी। नहीं, दोनों को क्लॉक रूल ही कहते हैं। दोनों को क्लॉक रूल एक साथ कहते हैं। दोनों को क्लॉक रूल ही कहते हैं। दोनों को क्लॉक रूल कहते हैं। ठीक है, दोनों को बच्चों हम लोग क्लॉक रूल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से इसमें, जैसे अगर कोई कॉयल है, कोई घूमती हुई चीज है बच्चों, तो एक तरफ से देखने पे अगर आपको क्लॉकवाइज दिखेगी तो दूसरी तरफ से देखने पे वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ऐसा आपको पता है? पता है कि नहीं पता है? कि कोई घूमती हुई चीज को देखो, एक तरफ से देखने पे वो क्लॉकवाइज दिखेगी तो दूसरी तरफ से देखने पे कैसे दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। देखो जैसे मैं पेन घुमा रहा हूं, अभी आपको कैसे दिख रहा है? ठीक है ना, जैसे दिख रहा है। अब मैं ऐसे ही पेन घुमाते घुमाते घूम जाऊं, मैंने कोई चेंज नहीं किया, अब आपको ये पेन कैसे घूमते हुए दिख रहा है? क्लॉकवाइज ना। फिर से वापस देख लो, ऐसे ही घूम गया, फिर क्या दिख रहा है? ठीक है ना, देख लो। तो कोई घूमती हुई चीज रहती है, एक तरफ से जब क्लॉकवाइज दिखता है तो उसके पीछे वाले तरफ से क्या दिखता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात यहां से समझना चाहिए आपको कि अगर एक तरफ नॉर्थ पोल बना है तो उसके ठीक पीछे क्या होगा? ठीक पीछे। ठीक है ना। तो अब देखो हो क्या रहा होगा, फील करो थोड़ा सा। ये नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन जैसे बाहर निकल रही होगी और ऊपर जाके ऐसे मुड़ रही होगी और फिर अंदर जा रही होगी। ऐसे बाहर निकल के अंदर जा रही होगी, फिर पीछे से फिर ऐसे आ रही होगी, गोल गोल घूम रही होगी। ठीक है ना, जैसे क्वायल है, क्वायल ऐसे गोल है, तो ऐसे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी, फिर पीछे से बाहर, फिर पीछे से बाहर, बार बार। तो जब यहां से बाहर निकलेगी तो बाहर से अंदर आएगी, और जब यहां से अंदर आएगी तो बाहर से बाहर। तो अब ये वाला डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक इसके पीछे वाला डायग्राम। जैसे यहां फील्ड अंदर जा रही है तो जो उस तरफ खड़ा है उसको यहां फील्ड बाहर आती हुई दिखेगी, और यहां फील्ड बाहर आ रही है तो ठीक जो उस तरफ खड़ा है उसको यहां से फील्ड अंदर जाती हुई दिखेगी। हाँ, ये ऐसे आ रही है ना, ऐसे। तो जो पीछे खड़ा होगा उसको अंदर जाती हुई दिखेगी और जो आगे खड़ा होगा उसको बाहर जाती हुई दिखेगी। ये दोनों एक दूसरे के मतलब फ्लिप इमेज है। आगे ऐसा हो रहा होगा तो पीछे ऐसा हो रहा होगा। ठीक है ना। तो यहां बताओ, ये वाला डायरेक्शन कब होगा? इधर वाला डायरेक्शन कब होगा? जब करंट कैसा फ्लो करे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा फ्लो करे? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? इधर से देखने पर, यहां पे खड़े होके देखो, अगर इस कॉइल में इधर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इधर नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइंस निकलती है ना, निकलती है ना नॉर्थ से, इसीलिए ऐसे बनाया है। तो एसी रहे तो ऐसे बनेगा, अगर केवल क्लॉकवाइज रहे तो ऐसे। क्लॉकवाइज इधर से देखने पे अगर करंट क्लॉकवाइज है, इसका मतलब साउथ पोल बन रहा है, फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट अंदर जाएगा, बी अंदर जाएगा, क्योंकि साउथ पोल बनेगा क्लॉकवाइज पोल से। तो डायरेक्शन ऐसे लिख लो इसमें, और एक क्लॉक रूल याद रखना। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो। बच्चों एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल ऐसे है।
दोनों का सेंटर एक दूसरे से मैच कर रहा है, दोनों का सेंटर एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक है ना, ये टेढ़ा बने तो तुम समझ लेना ये सीधा ही है। ठीक है ना, इसको टेढ़ा मत समझना, सीधा कर सकता हूँ क्या मैं इसको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा था। ठीक है ना, सेंटर इन दोनों का लेकिन कॉमन है बच्चों। ठीक है ना, सेंटर अब ये कॉमन है। इसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है ओ, 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है ओ। इस वाले वायर से इसी पॉइंट की दूरी, इस वाले वायर से इसी पॉइंट की दूरी 3 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो बच्चों हमें निकालना क्या है फिर, हमें निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सच दैट द बी एट ओ इज जीरो। फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सच दैट द बी नेट बी, मतलब बी नेट, मतलब बी नेट लिख दे रहा हूं, बी नेट एट ओ इज जीरो। निकालो बच्चों। नहीं आ रहा बच्चों? ठीक ठीक, गलत। ठीक है, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, मैं बताता हूं। देखो इधर बच्चों, कुछ भी हो जाए, अगर ये वाला फील्ड B1 बना रहा है, मान लो ये वाला फील्ड B1 बना रहा है, तो B1 ऐसे बना रहा होगा, गलत है। ये वाला फील्ड इधर B1 बना रहा होगा,
और ये वाला फील्ड इधर B2 बना रहा होगा। तो बताओ, डायरेक्शन में तो दोनों अपोजिट होंगे, लेकिन वैल्यू में दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जैसे अगर एक 10 है तो दूसरा भी तो 10 होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो कैसे करोगे? मॉड ऑफ B1 बराबर मॉड ऑफ B2 कर दो, खत्म हो जाएगा खेल। तो मॉड ऑफ B1 लिखो तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई, उसके लिए लिख रहा हूं 1 एम्पियर के लिए। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर। अब बोलो को यूनिट नहीं चेंज करना है, अभी बाद में करना है। यूनिट नहीं चेंज कर रहा मैं जानबूझ के, क्योंकि दोनों तरफ कट जाएगी वैल्यू। सेंटीमीटर से मीटर नहीं बदल रहा हूं, लेकिन अकेले अगर न्यूमेरिकल आएगा तो मीटर यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, अभी नहीं कर रहे हैं हम। और दिस डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू द पावर 3/2। बोलो लॉक करूं? सिमिलरली B2 लिखो, कितना होगा B2? म्यू नॉट इंटू आई, अरे आई तो निकालना है, इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2, है कि नहीं? अब देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, नीचे वाला टोटल कट गया, सी द मैजिक। ऐसा डेटा जानबूझ के दिया गया था 2017 या 16 में, नीचे वाला टोटल कर गया। बच्चा पहले तो डर जाता है कि पता नहीं भगवान क्या खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा मेरे सामने, लेकिन ये कितना खतरनाक नहीं, वो कितना आसान है। तो n बराबर कितना हो गया? 9 बराबर कितना हो गया? 16 आई। तो i बराबर कितना हो गया? 9/16 एम्पियर। 3/4 बोला है तुमने। 9/16 आएगा, ठीक है। बताओ, फुल सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कल मैंने बताया था, अगर पूरा कंप्लीट सर्कल हो तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बच्चों आप लोग को बताया था मैंने कि अगर एक सर्कल है उस पर करंट जा रहा है आई, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब देखो इस फॉर्मूले में भी जो अभी आपने फॉर्मूला निकाला है, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर। बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन करते वक्त, इसीलिए मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है कि नहीं होता है? तो इसमें भी जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें, तो सेंटर पे पहुंच जाओगे। अरे एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेंटर पे चले जाओगे ना। तो सेंटर पे जब जाओगे तब भी फॉर्मूला यही आना चाहिए, नहीं तो फिजिक्स गलत हो जाएगा। आएगा ना? तो बी इक्वल टू कितना देगा? म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा? 2 आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना का? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सेम आ रहा ना? मतलब कभी क्वेश्चन आए तो ये मत समझना कि इस वाले फॉर्मूले से करूं या उस वाले से, दोनों बात सेम है। तो आसान उधर वाला पड़ेगा, इधर वाला क्यों चक्कर में पड़ना है? समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद डायरेक्ट इसके आगे कोई एप्लीकेशन नहीं है हमारे पास, सिलेबस मैंने अच्छे चेक किया है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, हेडिंग लो, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक हो चो? जैसे एक दो कूलम्स लॉ था, फिर गॉस लॉ था कि नहीं? तो कूलम्स लॉ से भी फोर्स निकाल रहे थे और गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, और गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो सेम बात यहां भी है, यहां भी बायट-सेवर्ट लॉ है और एम्पियर सर्किटल लॉ है, दोनों लगभग सेम चीज निकालते हैं। लेकिन ये जैसे गॉस लॉ आसान होता है, वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ आसान होगा, ठीक है ना? लिखो इसके बारे में, लिखो लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन LINE, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
line integral of magnetic field in a closed loop is line integral of magnetic field in a closed loop is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to the permeability is directly proportional to the permeability is directly proportional to the permeability and the current which is penetrating the loop which is penetrating the surface area of the loop which is penetrating the surface area of the loop which is penetrating the surface area of the loop which is penetrating the surface area of the loop. Which is penetrating the surface area of the loop. देखो बच्चों, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? देखो, तो आप देखो गॉस लॉ में क्या लिखे थे? गॉस लॉ में लिखे थे क्लोज लूप ई डॉट ds, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि यहां सरफेस एरिया आया है। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस इंटीग्रल। तो बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज लूप। तो यहां पे अगर लाइन इंटीग्रल होगा तो क्या होगा? डीएल। तो बस समझ रहे हो ना, ये सरफेस इंटीग्रल था, तो ये क्या होगा? लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो बी डॉट डीएल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। उसी की तरह है आई इन क्या है? आई इन इज द करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। करेंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। हाँ, न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमेरिकल है इसके ऊपर अभी करेंगे। इनक्लोज्ड बाय द लूप। बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू बता दिया था। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू मैंने बता दिया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है बच्चों, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बच्चों वहां जब आपको, अच्छा बताओ, गॉस लॉ किसमें लगता था? क्लोज सरफेस में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ किसमें लगेगा? क्लोज लूप में। क्लोज लूप में जैसे रेक्टेंगल क्या होता है? क्लोज लूप। सर्कल क्या है? क्लोज लूप। ठीक है ना। रोम्बस क्या है? क्लोज लूप। पैरेललोग्राम क्या है? क्लोज लूप। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्लोज लूप। ठीक है ना, लूप में लगेगा, 2D में लगेगा ये। मिनट के 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये पीछे भी लिखा होगा, बैट से वर्ड जब बताया हम। अच्छा बैट से, अच्छा नहीं आया तो बैट से आया था, उसको पता। हाँ, तो वही तो लिखा होगा इसके वैल्यू। ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ, तो आप जब गॉस लॉ पढ़ते थे, तो जब क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था, क्लोज सरफेस जब नहीं दे रखा था, तो अपनी तरफ से बनाते थे कि नहीं बनाते थे? तो उसका नाम क्या रखते थे? गॉसियन सरफेस। तो जब यहां क्लोज लूप नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से बनाएंगे, तो उसका नाम क्या रहेंगे? एम्पीरियन लूप। क्या नाम देंगे उसको? एम्पीरियन लूप। वहां गॉसियन सरफेस बनाते थे, यहां हम लोग एप्लीकेशन के लिए अपने बनाएंगे, तो उसका नाम देंगे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एम्पीरियन लूप हम कैसा बनाएंगे कि बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो बी डॉट डीएल, तो बी डीएल कॉस थीटा। तो हम जानबूझ के ऐसा एम्पीरियन लूप चुनेंगे कि या तो थीटा की वैल्यू 0 हो, या तो थीटा की वैल्यू 180 हो, या थीटा की वैल्यू 90 हो। अच्छा वैल्यू है, हम जानबूझ के ऐसा चुनेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों इसी का डायरेक्ट मैं एक एप्लीकेशन ले रहा हूं, इसी से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एप्लीकेशन, इसका एकमात्र एप्लीकेशन जो आप लोग के सिलेबस में है, पहले आप लोग के सिलेबस में सोलेनॉइड भी हुआ करता था और टोरॉइड भी हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई ने आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, दोनों हटा दिए। तो कोई बात नहीं, एक ही एप्लीकेशन है उसका, बस एंजॉय कर लीजिए आप लोग। आइए
चलिए तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ एसीएल। एप्लीकेशन ऑफ एसीएल, एसीएल मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ एसीएल। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पेज सही कराता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ एसीएल, एप्लीकेशन ऑफ एसीएल, एक ही एप्लीकेशन है, दो और है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन कृपा हुई आप लोग के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एसीएल। तो बच्चों इसमें हम वही पढ़ेंगे, पहला एक ही और एकमात्र एप्लीकेशन है, तो इसी में स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, ड्यू टू ए करंट कैरिंग, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, एकमात्र एप्लीकेशन। इसको देख लीजिए बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं एक बार पीछे इसको बता चुका हूं, जब थीटा 1 थीटा 2 90 पुट कर देते थे, तो वो लेकिन सिलेबस में है नहीं, क्योंकि वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई फॉर्मूला सिलेबस में है उसका, मैंने तो अलग से ये, लेकिन आपके डिराइवेशन प्रॉपर आपके सिलेबस में। ठीक है, तो देखो इनफाइनाइट ऐसे मान लो कोई ये इनफाइनाइट वायर है। अब देखो एक बात इसमें और है कि कई बार इनफाइनाइट देगा नहीं, कई बार इनफाइनाइट देगा नहीं, जैसे बोलेगा वायर का लेंथ है 2 मीटर और बोलेगा उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर, वायर से परपेंडिकुलरली 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। जैसे बोलेगा कि आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पे, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। देखो कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि 2 मीटर वायर की तुलना में, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर क्या ले सकता हूं मैं, बहुत कम, तो ये 5 सेंटीमीटर की तुलना में 2 मीटर वायर इंफिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार बोलेगा नहीं, कई बार डेटा देके आपको कंफ्यूज करेगा, आप बोलोगे अरे मैंने तो लेंथ पढ़ा ही नहीं था, ये तो लेंथ दे दिया क्वेश्चन में। तो लेंथ इसलिए नहीं दिया कि फॉर्मूला में यूज करो, लेंथ इसलिए दिया तो तुम्हें पता चल जाए कि इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। लेंथ बहुत बड़ा दे दे 10 मीटर, आर की वैल्यू मिलीमीटर में दे दे, सेंटीमीटर में दे दे, तो कॉमन सेंस लॉजिक काम करना चाहिए, अच्छा ये तो बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, तो यहाँ पे इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा भी सिनेरियो वही है, इससे आर डिस्टेंस दूरी पे कोई एक पॉइंट लेंगे, ये रहा एक पॉइंट, इस पे हम लोगों को काम दिया गया है कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और इस वायर में करंट जा रहा है आई, और ये वायर इनफाइनाइट वायर है, ये हमारा काम है। तो देखो बच्चों, इस वायर का अगर मैं टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू, टॉप व्यू देखूं, तो टॉप व्यू देखूं तो मुझे ये वायर पॉइंट जैसा दिखेगा, अरे फील करने की बात है ये, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे देख रहा हूं मैं, तो ये मुझे पॉइंट ही तो दिखेगा, अगर ठीक ऊपर से देखूं तो लेंथ थोड़ी दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। अच्छा तो बच्चों देखो एक बार इसमें यही याद रखना चाहिए कि अब मुझे देखो लूप तो है नहीं, एम्पीरियल लूप मानना है, तो एम्पीरियल लूप मानने से पहले हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा। तो आपने 10th में एक रूल पढ़ा था कि करंट अगर ऊपर, यहां भी मैंने बताया था, वो गोल वाला एग्जांपल एक बताया था मैंने, लेकिन अगर भूल गया हो तो मैं बता रहा हूं कि अगर ये वायर ऐसे ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो अब वायर को ऐसे होल्ड करो अपने दाहिने हाथ में और कर्ल करो फिंगर को, तो फिंगर जिधर कर्ल होता है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, इसका इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा, ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा। तो ये किसका डायरेक्शन हम बनाए हैं, बी का, बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे बी का, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानते हैं ना आप लोग, अगर ये पता हो तो किसी भी पॉइंट पे बी का डायरेक्शन बता सकता हूं। जैसे इस पॉइंट पे बताना तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो, जिधर टेंजेंट का डायरेक्शन आएगा वहीं बी का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों जानबूझ के मैं अपना एम्पीरियल लूप भी ऐसा ही मान लूंगा, ठीक है ना, एम्पीरियल लूप भी ऐसा ही मान लो, क्यों फायदा हो जाएगा, क्योंकि बी का डायरेक्शन भी वैसे होगा और डीएल का डायरेक्शन भी वैसे होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों मैंने एम्पीरियल लूप भी ऐसा ही मान लिया कि मेरा एम्पीरियल लूप भी बिल्कुल ऐसा ही है, भाई मुझे मानना था तो मैंने मान लिया कि लेट, इसमें क्या बनेगा, लेट द एम्पीरियल लूप, लेट एम्पीरियल लूप बी सर्कुलर,
बी ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। मान लिया बच्चों, तो देखो डीएल किसी भी एक पॉइंट पे चेक करो, किसी भी एक पॉइंट पे डीएल क्या होता है, तो जो एम्पीरियन लूप आपने माना उसका छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, डीएल। तो ये देखो डीएल है, तो डीएल का डायरेक्शन ऐसे है, तो एक बी का भी डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे ही होगा। उस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ही जाएगा और एम्पीरियन लूप भी ऐसे ही घूम रहा है, तो एम्पीरियन लूप का भी डायरेक्शन होता है। तो मैं मान रहा हूं कि जैसे बी है वैसे ही एम्पीरियन लूप है, लफड़ा खत्म। जैसे बी चल रहा है वैसे एम्पीरियन लूप चल रहा है, बात खत्म। अगर चल रहा है तो फिर अब फॉर्मूला क्या लिखो बच्चों, फॉर्मूला लिखने के लिए फॉर्मूला बाई अप्लाइंग एसीएल, बाई अप्लाइंग एसीएल, बाई अप्लाइंग एसीएल। एसीएल क्या होगा, फॉर्मूला लिख दो, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट आई इन। सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं आता। देखो बच्चों, तो यहां से अगर मैं लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल तो क्या लिख सकता हूं, बी डी एल एंगल कॉस जीरो, डायग्राम में जैसा दिखाया गया है, कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो बच्चों आई वो करंट होता है जो इस लूप को पेनिट्रेट करके जा रहा है, तो अभी वो करंट किसके बराबर है, केवल आई के बराबर। अरे एक ही करंट ऐसे बाहर आ रहा है ना, एक ही करंट बाहर आ रहा है, तो म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, फिर सेम गॉस लॉ वाला काम करोगे बच्चों, बी इज सेम फॉर ऑल डीएल बाई बाई बी इज सेम फॉर ऑल डीएल, बी इज कांस्टेंट बाई व्हाट, बाई सिमेट्री, बी इज कांस्टेंट बाई सिमेट्री। तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रल के बाहर आ गया बी, क्यों, क्योंकि हर डीएल के लिए बी एक जैसा है। बच्चों यहां भी सिमेट्री चाहिए, देखो हर बी डीएल के लिए बी एक जैसा होगा, तो बी इज कांस्टेंट बाई सिमेट्री, तो यहां बचेगा डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यहां लिखेंगे बिकॉज बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कैसे पता, तो बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री। अब इस डीएल को, छोटे छोटे डीएल को जोड़ोगे तो 2 पाई आर मिल जाएगा कि नहीं, छोटे छोटे डीएल को जोड़ो तो 2 पाई आर मिल जाएगा। तो बच्चों बस फाइनल बात आ गया, छोटे छोटे डीएल को जोड़ दो तो कितना होगा, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो बच्चों b की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। पीछे नोटबुक घुमा के चेक करो। ठीक है ना, लिखो दूसरा एप्लीकेशन इसका, डिराइवेशन नहीं है, डिराइवेशन नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। डिराइवेशन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। तो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा ना भाई। देखो मैग्नेटिक फील्ड, डिराइवेशन नहीं है, घबराओ मत, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो उसका सम्मान तो करना पड़ेगा ना हम लोग को। एक मिनट लिख लेना सबको। देखो दूसरा इसी में स्टार ऐसे लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ डिराइवेशन नहीं है, घबराना मत तुम लोग। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, करंट कैरिंग
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बच्चों सोलेनॉइड क्या होता है पता है सबको? हाँ, इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। इंसुलेटेड कॉपर वायर हो उसको सिलेंडर के फॉर्म में रैप कर दिया जाए तो किसकी तरह काम करता है? सॉल्वैंट का। अभी ठीक 2 साल पहले इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन ठीक 2 साल पहले वो हटा दिया गया। इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। रैप्ड, रैप्ड मतलब होता है लपेटना, या मतलब रैप करना। रैप जान दो ना, रैपिंग। रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर अगर डेफिनेशन में होता, हालांकि कोई जरूरत नहीं उतनी। इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसी को सॉल्वैंट कहते हैं। बच्चों जब इसमें आप करंट पास कराते हो तो इट बिहेव एज बार, बार मैग्नेट, तो फुल स्टॉप उसी में लिख लो, इफ करंट इज पास थ्रू इट, इट बिहेव एज बार मैग्नेट। इफ करंट इज पास थ्रू इट, इट बिहेव एज बार मैग्नेट। बच्चों जब इसे करंट पास करते हो तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब आप इसे करंट पास करेंगे तो इट विल बिहेव एज ए बार मैग्नेट, ठीक है ना, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों। बार मैग्नेट में क्या होता है? फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस ऐसे जाती है, ऐसे करके और भी बना लेना। ठीक है, बना लिया। बच्चों इसमें याद रखना है जो डेरिवेशन करने के बाद आता है कि इसके बीच में जो ये पॉइंट है उसका मैं कुछ नाम दे दे रहा हूं। ये बीच वाला पॉइंट है, इसका नाम मैं ओ दे दे रहा हूं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये क्या होती है? ये होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू सेम रहती है। ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कांस्टेंट। हेंस फील्ड लाइंस आर, हेंस फील्ड लाइंस आर, हेंस फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। हेंस फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। कांस्टेंट है, इसी को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म। कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो। बी की वैल्यू एक सोलेनॉइड के कोर में या एक बार मैग्नेट के कोर में कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, और उसके अंदर फील्ड लाइंस पैरेलल या इक्विडिस्टेंट होती है। बच्चों अगर बोल दे कोई आपसे कि फील्ड कांस्टेंट है या फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आपको इसका मतलब समझना है कि ये आपस में क्या है? पैरेलल होंगी और बराबर बराबर दूरी पर। जैसे मैंने आपको कोई बोला, वो बोला मैंने कभी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो, तो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और बराबर बराबर दूरी पर ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर बराबर दूरी पे ड्रॉ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दूरी कहीं पास हो गई तो वहां बी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और दूरी कहीं दूर हो गई तो वहां बी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझा रहे कि नहीं? तो इसीलिए ये फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट होती है बीच में, ठीक है। बच्चों इसी में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, बस मैं लिखवा रहा हूं, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए इसके बारे में।
मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एबव एंड बिलो द सोलेनॉइड इज जीरो। जैसे मैं एबव बिलो कर रहा हूं अपने डायग्राम के हिसाब से, बाकी 3D में ऐसा होगा। 3D में चारों तरफ ठीक ऊपर और ठीक नीचे क्या होगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एबव एंड बिलो द सोलेनॉइड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एबव एंड बिलो द सोलेनॉइड इज जीरो। BA इक्वल टू BB इक्वल टू जीरो। BA इक्वल टू BB इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा, तो ये बायट-सेवर्ट लॉ से निकलता है। PO बराबर, PO मतलब बीच वाले फील्ड पे, बीच वाले जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होगा म्यू नॉट NI। म्यू नॉट NI ये होगा बच्चों, B की वैल्यू होगी म्यू नॉट NI। नहीं, दूसरा पॉइंट लिख लो। पहला की जस्ट एबव एंड बिलो इज जीरो। सेकंड पॉइंट लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी B इक्वल टू म्यू नॉट NI। BO इक्वल टू म्यू नॉट NI। म्यू नॉट क्या है पता है आपको, I क्या है पता है आपको, N बता देता हूं बस। N क्या है, तो इसी के नीचे लिख लिया नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल टर्न दिया हो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा N/L। अगर हाँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज कांस्टेंट, ये तो पहले लिखवा चुका हूं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट NI, और ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है ना, ये तो दूसरा पॉइंट लिखा है, उसी के वैल्यू बता दिया। ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको क्या मतलब है, टोटल लेंथ अपॉन टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ। टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ। तब नहीं समझे, अरे ऐसे एक बार घुमाए एक टर्न, एक और बार घुमाए दो टर्न, एक और बार घुमाए तीन टर्न। ठीक है ना, तो याद रखना स्मॉल एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। स्मॉल एन, ठीक है। डन बच्चों, अगर किसी सोलेनॉइड को काट के आधा कर दिया जाए, किसी सोलेनॉइड को काट के आधा कर दिया जाए, इसको मैं कट करूं, इसको आधा कर दूं, तो उसके जो नया सोलेनॉइड बना उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या असर होगा, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर क्या असर होगा। जैसे मान लो पहले बड़ा सोलेनॉइड था तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड B था, तो उसको मैंने काट के आधा कर दिया, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पे अब जो छोटा बन गया, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अभी भी कांस्टेंट होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, D/2। गलत बात, B के ही इक्वल होगा। अरे क्योंकि तुमने जब लेंथ काटा, तो लेंथ काटे, लेंथ L/2 हुआ, तो टर्न भी तो आधा हो जाएगा। अरे 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 टर्न था, तुमने आधा मीटर कर दिया तो टर्न भी तो 50 हो जाएगा ना। तो L/2 हुआ तो N/2 भी हुआ, तो स्मॉल n की वैल्यू तो फिक्स रही। तो सोलेनॉइड को काट दो, सोलेनॉइड को बड़ा कर दो, उसके सेंटर में फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये बात है कि तुम अगर दोबारा वाइंडिंग कर दो तब फर्क पड़ जाएगा। पहले तुमने दूर दूर वाइंडिंग किया था, पास पास वाइंडिंग कर दो, तो कम लेंथ में ज्यादा टर्न आ जाएगा, तब फर्क पड़ जाएगा। अंतर समझ रहे हो ना, लेकिन ऐसे नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे C है, ये C है, एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा, और ये पॉइंट D है, तो BC जो होता है और BD ये दोनों बराबर होते हैं, और ये B0/2 होते हैं, और ये B0/2 होते हैं। कॉर्नर पे, कॉर्नर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर का आधा होता है। चाहे बार मैग्नेट की बात करो, चाहे इसमें सोलेनॉइड की बात करो, दोनों बात एक ही है। कॉर्नर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर का आधा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक। बस एक और बात, लास्ट बात, बच्चों कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। करंट को देख के, करंट नीचे आएगा तो हमेशा नॉर्थ होगा, और करंट ऊपर जाएगा तो साउथ होगा।
फील्ड लाइंस तो तुम देख ही नहीं पाओगे। अरे फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी है ना, तुम करंट को देख के बताओगे कि अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो साउथ बनेगा, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो नॉर्थ बनेगा। ये देख के नहीं बता सकते। अरे जैसे वायर है, एग्जांपल समझो, वायर है, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बना सकता हूं मैं। जैसे मान लो ये वायर है, इसमें मुझे लपेटना है, तो मैं वायर को ऊपर ले आके ऐसे भी लपेट सकता हूं, ऐसे करके लपेट सकता हूं, ऐसे करके लपेट सकता हूं, और मैं ऐसे भी लपेट सकता हूं। तो करंट देख के अपने आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे रैप किया गया है कि ऐसे रैप किया गया। क्लॉक मतलब करंट ऊपर जाए तो ये मत रख लेना कि साउथ बनेगा, करंट ऊपर जाने पे नॉर्थ भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कॉइल ऐसे लपेटा गया है या ऐसे लपेटा गया। तो इसलिए ये मत समझना है कि करंट से पता चल नहीं। हाँ, किससे पता चलेगा? तो डायरेक्शन के लिए यू हैव टू यूज क्लॉक रूल। हाँ, क्लॉक रूल बेटा, मतलब यहां सामने खड़े को देखो, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो, ठीक है। इसमें होता तो काफी कुछ है, लेकिन सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया, बल्कि उससे ज्यादा ही बता दिया क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट सेगमेंट यहां पे ओवर होता है। फर्स्ट बताया था ना, मैग्नेटिज्म 4 सेगमेंट में है, तो पहला सेगमेंट यहां पे ओवर हो जाता है। अब आप लोग बायट सेवर्ट लॉ के एमटीजी का मैं भेज दूंगा पीडीएफ। बायट सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन, मतलब पहले वो स्टार्ट करेगा फोर्स से, तो आप फोर्स वाला मत करके डायरेक्ट जहां से बायट सेवर्ट होगा उसका क्वेश्चन आप लोग बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं अभी प्रिपरेशन अधूरी है जब तक क्वेश्चन न पूरा हो। क्योंकि अभी भी क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना तुम्हें नहीं आएगा, इसीलिए एक बार कर लो। अगर मेरे से आता है, डाउट होता है, कर लो। कुछ लोग के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम हो जाना तो मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन, जितने डाउट अभी तक पीछे के चैप्टर के हैं सारे डाउट एक साथ कर दो, ठीक है ना। एग्जाम कुछ लोग के ओवर हो जाते हैं, ठीक। बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दो, नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। बाकी पढ़ाई करो, एमटीजी भेज दूंगा। एमटीजी के अलावा कुछ मत करो, नोट्स बनाओ, नोट्स पढ़ो, एमटीजी पढ़ो, इतना ही तुम्हारे बोर्ड के लिए सफिशिएंट होगा। बस पढ़ने के बाद एमटीजी को रिवाइज भी करो। जैसे जो क्वेश्चन तुमको अच्छा लगे, देखो करने का तरीका, जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लग रहा है उसको हाईलाइट कर दो, मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया उसको हाईलाइट कर दो, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया उसको हाईलाइट कर दो। तो अब दोबारा रिवाइज करोगे तो एमटीजी का एक एक चीज थोड़ी पढ़ोगे, तो जो हाईलाइट किया वही पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू। ठीक है बेटा, सुविधा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।